यहाँ पर एक आप फिल्म एक देखे होंगे, दामिनी फिल्म, आप लोग को याद ही होगा। सन्नी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, शायद आप लोग को याद होगा। आज सारे लोग स्पीकअप एसएससी रेलवे की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा की लचर व्यवस्था पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। आज बात मैं करूंगा बिल्कुल एक अप्रोच से, उस अप्रोच को आपसे समझिएगा कि चल क्या रहा है। अरे भैया काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है, क्यों तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कौन लोग नियम बना रहे हैं, कैसे नियम बना रहे हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों लूप होल्स छोड़ रहे हैं। आखिरकार वो लूप होल्स छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, या जानबूझ के लूप होल्स छोड़ रहे हैं ताकि इस पर कोर्ट केस हो जाए और वो चीज लंबित हो जाए, या फिर आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, बस आप चाहते हैं कि बस ये चीज को आगे की तारीख, आगे की तारीख, आगे की तारीख। अगर चुनाव में आगे की तारीख चले तो क्या आपकी एनर्जी लेवल में कमी आएगी कि नहीं? जिस जोश से आप अभी दरवाजे दरवाजे पर जाकर के आप वोट की मांग कर रहे हैं, अगर यही कह दे कि अगले चरण में फिर आपकी होगी, अगले चरण में होगा, अगला चरण आपको 7 चरण या 8 चरण इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी भी एनर्जी डाउन होगी। जरा सोचिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या बात चल रही है, क्यों नहीं इस पर कोई ध्यान दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज कि बिहार के युवा के हल्ला बोल कि जो शिक्षा की लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है। तो निश्चित तौर पर अब जो ट्विटर ट्रेंड चला था, जो ट्विटर ट्रेंड हम लोग के यहाँ काफी पॉपुलर हुआ था, अब एक ट्विटर ट्रेंड और भी चलना चाहिए, नो जॉब नो वोट। जॉब किसको मिल रहा है भाई, तो एक अलग एक नियम निकाल रहे हैं कि अगर इस तरह की प्रक्रिया होगी तो इसको जॉब मिल जाएगा। क्या माजरा चल रहा है, मेरिट वाले लोग रोड पर घूम रहे हैं, और जॉब किसको मिलेगा भाई? सोचिएगा बात को, जॉब किसको मिलेगा? जिसके साथ कुछ एक्सीडेंटल हो जाएगा। आप समझिएगा बात को, क्यों आप चाहते हैं कि जो बिहार के बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके वो जो है ना वो किस चीज का इंतजार करेंगे कि आखिरकार उसके सामने वो क्या माजरा आएगा जो बेहतर कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं आपके बिहार में, आपने सुना होगा कि आपके यहाँ एस्टेट की परीक्षा हुई, अभी एस्टेट का माहौल है, आपने सभी जगह सेंटर अलाउड कर दिया है, ऑनलाइन आपके यहाँ चल रहा है, हर लोगों को 1 साल से इंतजार रह रहा है कि आप परीक्षा देंगे, अब इस शिक्षा की नौकरी में जाएंगे। मैं बात करता हूं पहले पुराने 2011 की बात, जरा समझिएगा 2011 के मैटर को, और अगर आपको समझ में आएगा तो आप बताइएगा 2011 से 2020 तक के सफर में अभी तक पूरा सीट फुलफिल नहीं हो पाया है, तो आप 2019-20 में जो एस्टेट पास करेंगे उनका कब तक सफरनामा तय होगा? अगले चुनाव तक तो आप भी आ ही जाइएगा, अगले चुनाव तक आपको भी नौकरी मिल ही जाएगी। 5 साल आपका भी पंचवर्षीय योजना चल ही रहा है, 2011 से 2020 तक का सफर चल रहा है, तो 9 साल हो गया, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं। सोचिएगा, जरा सोचिए, जिस कैंडिडेट का एस्टेट देते वक्त 37 साल हुआ होगा, आज उसका उम्र कितना पहुंच गया होगा। और रही सही बात, तो अब हर बार एक घोषणा भी होती है कि अब 50 साल में रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो भैया एक हाथ से लोग ज्वाइनिंग लेंगे, एक हाथ से रिटायरमेंट भी हो जाएगी। क्या माजरा है, क्या इसको आप करना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार नियम कौन बना रहा है, नियम में गलतियां क्यों हो रही है, बार बार आप नियम क्यों परिवर्तित करते हैं? या तो आप नियम जानबूझ के परिवर्तित करें ताकि इस पर कोई कोर्ट केस हो जाए, और आप एक लेटर निकालिएगा, बड़ा क्लिष्ट शब्द में आप निकालते हैं, बहुत ही तरीके का शब्दों का उच्चारण होता है कि इस तथ्य के अनुसार अगले जितने भी कार्य हैं वो स्थगित हो जाएंगे। आप फिर बच्चे नेक्स्ट डेट का इंतजार करते हैं ताकि वो कब आएगा वो डेट, कब आखिरकार वो डेट उसके सामने आएगा जो उस मुकाम तक पहुंच पाएगा। मैं सबसे पहले मैं दोनों की आज बात करूंगा, जो पुराना एस्टेट है और नए एस्टेट की बात। पुराना एस्टेट 2011 में आपने लिया, ठीक है, अभी आपका छठा चरण चल रहा है। छठा चरण का कितना चरण हुआ? चरण में ही चरण चल रहा है। छठे चरण का अगर डेट कैंसिल हुआ होगा तो मेरे ख्याल से 6-7 बार तो हो ही गया होगा, उसमें तो कोई कमी है नहीं। और भाई आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कौन नियम बना रहा है? नियम किसको दे दिया बनाने के लिए, जिन्हें यह भी समझ में नहीं आता है कि भाई एक नियम बना दें। अगर आपने एस्टेट का एग्जाम लिया तो मेरिट उसको बनाइए, और अब नए में आपने सुधारा भी कि अब जो है एस्टेट की परीक्षा के मेरिट के आधार पर लोगों का जो चयन होगा, जितना सीट है उतना ही हम रिजल्ट देने जा रहे हैं। लेकिन फिर आप अगस्त में निकालते हैं कि कंडिका नंबर इतना 243 अनुच्छेद के तहत 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आप जो संवैधानिक हवाला देकर के इन बातों को बोल रहे हैं, जो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जनसाधारण तक वो भाषा समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आएगी जनसाधारण तक वो भाषा? आप उसे मौका दे रहे हैं, बार बार पढ़ता है, बार बार एनालिसिस करता है, और अब वो आपकी बातों को समझ चुका है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप जो है ना नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं,
आप सिर्फ ये चाहते हैं, सुना होगा कि एक हम लोग के यहाँ ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है जिसका जनेऊ कार्यक्रम होता है, तो जनेऊ कार्यक्रम में बिलोकी मांगा जाता है, घूम घूम के बिलोकी मांगता है। आप तो वो कर दिए हैं। आप सोचिए 2011 में एस्टेट पास अभ्यर्थी, उसको सभी नियोजन में आप पूरा बिहार दर्शन करवा दिए। भाई बिहार का दर्शन कर लो, अररिया चल जाओ, सुपौल चल जाओ, मधेपुरा चल जाओ, बांका चल जाओ, जम्मू, अरवल, गया, कोई ऐसा जिला उसको छोड़े नहीं होंगे। क्योंकि उसको नौकरी चाहिए, वो तो बेचारा वो फॉर्म लिया होगा और जो कागज की मोटाई है, एक जगह फॉर्म भर रहा होगा तो कम से कम 100 से 150 ग्राम तो उसका कागज जा ही रहा होगा। आप सोचिएगा कि जितने नियोजन इकाई में आप उसको फॉर्म भरवा रहे हैं, कम से कम 7-8 किलो तो कागज आपके यहाँ पहुंचा दिया होगा। मानसिक तनाव अलग झेला है, वो घूम घूम करके अलग चारों तरफ फॉर्म भरा है। आपको नहीं पता कि एक सेंट्रलाइज आप करा सकते हैं? क्यों नहीं आप सेंट्रलाइज करा दे रहे हैं? एक केंद्रीकृत आप सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं चला रहे हैं? एक सेंट्रलाइज प्रोसेस, देखिए सेंट्रलाइज चलाइएगा। जैसे जितना आपके पास सीट है, मान लीजिए कि आपके पास सीट अररिया में 2 है, किशनगंज में 10 है, गया में 4 है, जितना भी जहां जहां जनरल का जितना सीट है, ओबीसी का जितना सीट है, एससी का जितना सीट है, उन सारे सीट को आप इकट्ठा कर लो। नहीं होता तो हम लोग को चांस दो ना, हम लोग सब चीज अरेंज कर देंगे। आप लोग से प्रक्रिया नहीं हो पाता है। मुझे तो ये पता नहीं चलता है कि आप लोग मेरिट को कहां छोड़ रहे हैं पीछे। आपने खुद कहा था, खुद प्रेस के सामने संबोधित करके कहते हैं कि या नहीं, अब जो कुछ भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, एस्टेट के मेरिट के आधार पर लोगों का चयन होगा। जब अच्छे कैंडिडेट जो मेरिट में 1 to 100 आएंगे और किसी कारण से उसका एकेडमिक करियर अच्छा नहीं होगा, और एकेडमिक करियर के बारे में कौन नहीं जानता है? क्या आपको बताने की आवश्यकता है कि एकेडमिक करियर का क्या यहाँ माजरा चल रहा है? एकेडमिक करियर तो अब तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। आप कहां से तैयारी करें, कहां दे रहे हैं परीक्षा, वहां से नंबर का आप बात करते हैं। आप बोलते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं, ठीक है कराइए, आप बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन कराइए। जब आप बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं, साफ सुथरे परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं, तो अच्छे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो कैंडिडेट का जैसा परफॉर्म होगा उस हिसाब से उसको नियुक्ति दीजिए। आप सेंट्रलाइज वैकेंसी क्यों नहीं करा रहे हैं? हमें तो समझ नहीं आ रहा है। हम मानते हैं कि आपके जो चारों तरफ हैं, देखिए बात क्या ना, मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं कर रहा हूं। लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि हम इस सरकार के विरोध में हैं, उस सरकार के सपोर्ट में। मैं सबसे पहले ना तो सरकार के विरोध में ना तो सरकार के सपोर्ट में हूं, किसी तरह का मेरी बात नहीं है। ना तो इस पार्टी से बात कर रहा हूं ना तो उस पार्टी से बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जब गार्जियन किसी चीज को गलत तरीके से इंपोज करता है तो उसके यहां रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो उसके संरक्षण में जो लोग हैं, वो लोग उनको दायित्व दिया गया कि आपको एक बेहतर सुझाव दिया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो पक्का इस मेरे सुझाव को मानिए कि आप सेंट्रलाइज सिलेक्शन का प्रोसेस लगाइए। सर आप जो हर जगह नियोजन में भेज करके सबको 10-10 फॉर्म, आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप पता करवा लो कि 10 नियोजन में एक ही आदमी पहले स्थान पर है, और जब 10 नियोजन में पहले स्थान पर एक ही आदमी है तो निश्चित तौर पर किसी एक ही नियोजन में उसका सिलेक्शन होने जा रहा है। फिर आप वहां पर टाइम टू टाइम क्या कीजिएगा कि फिर से एक लिस्ट निकलवाइएगा, फिर प्रोविजनल लिस्ट होगा, ओरिजिनल लिस्ट होगा, ना जाने कितना लिस्ट होगा, और इससे लोगों को लगेगा कि वैकेंसी हो रही है। या तो आपको नौकरी नहीं देनी है या फिर सिर्फ आप नौकरी का माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में नौकरी का माहौल ही तैयार करना है तो आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत उचित है, इससे बढ़िया तो तरीका है ही नहीं। हर दिन आपके नियम में परिवर्तन हो जाता है। आपने कहा था कि पुराना एस्टेट का जो प्रक्रिया था, चयन प्रक्रिया काफी लेंदी प्रोसेस था, अब हम फ्रेश तरीका को तैयार कर रहे हैं। आपने फ्रेश तरीका नए स्टेट में तैयार किया कि चलो अब जो है वो मेरिट के आधार पर लोगों का चयन होगा। फिर आप निकालते हैं अगस्त में एक विज्ञप्ति कि नहीं, आज से ये नियम लागू हो जाएगा कि अब एस्टेट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसके बीएड के मार्क्स और उसके ऑनर्स जो ग्रेजुएशन के मार्क्स, उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके उसको भेज दिया जाएगा। आप सोचिए सर, 150 नंबर में से जो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे उसको फिर आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या आपका चल रहा है? और लूप होल्स आप ही छोड़ते हैं। जब नए एस्टेट में नोटिफिकेशन के समय इन बातों का जिक्र किया गया है तो निश्चित तौर पर बच्चे फिर उस नोटिफिकेशन के थ्रू अपना सिलेक्शन पाना चाहेंगे, और आप क्या किए, अचानक से उसका नियम परिवर्तन कर दिए। तो समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि हरियाली योजना काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए, हरियाली बढ़ना चाहिए, पेड़ लगाइए, बहुत ज्यादा हरियाली की आवश्यकता है। एक तरफ कागज को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाली की बात कर रहे हैं। हम एक तरफ से पेड़ लगा रहे हैं, एक तरफ से फॉरेस्ट को लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ से डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, डिफॉरेस्ट भी हो रहा है, यानी वनों की कटाई भी हो रही है। जो कागज बन रहा है कहां से बन रहा है? कौन बना रहा है वो कागज को?
मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। पुराने एस्टेट में जितना भी सीट आपके पास था, एक सेंट्रलाइज पैनल आप बनाते और सारे कैंडिडेट को बोलते कि अपने एस्टेट के मार्क्स या फिर जो भी आपकी प्रक्रिया थी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले एकेडमिक सेशन को जो भी आपने नियम बनाया था नियम चलो सही है, तो आप सेंट्रलाइज लोगों को सीट देते और हर एक व्यक्ति तीन डिस्ट्रिक्ट को ऑप्ट कर लेता। अगर 3 जिले को ऑप्ट कर लेता तो जहां उसका पार्टिसिपेशन होता वो चला जाता, और अगर उसे नहीं मिलता तो वो अगले बार की तैयारी करता। हर दिन आप नियम बनाते हैं, हर दिन बदलते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि आप नियम बनाते क्यों हैं, और अगर आप नियम बनाते हैं तो उसमें लूप होल्स क्यों छोड़ते हैं, और अगर छोड़ते हैं तो क्या यह सोच के छोड़ते हैं कि ताकि लोग उस पर केस कर दे। जब भी कैंडिडेट अपने चरम सीमा पे पहुंचता है कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, अब हम ज्वाइन करने वाले हैं, तब आप क्या करते हैं कि कोई केस का हवाला देकर कहते हैं कि इस कार्यों को स्थगित किया जाए जब तक इसका कोई पूर्ण रूपेण कोई परिणाम ना आ जाए। और जब बच्चा उस कोर्ट का डिमांड करता है तब फिर आप उसका कोर्ट की डिमांड को नहीं मानते हैं, और जब कोर्ट किसी चीज का डिसीजन देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने इच्छा के अनुसार किसी के सहूलियत के लिए आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं। आप तभी किसी काम को करते हैं जब न्यायपालिका आपको समझाती है। तो न्यायिक सक्रियता तो पूरी बढ़ गई है। जिस विधायिका की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करें, अगर जुडिशरी एक्टिवनेस इतना तेज हो गया है तो आप समझ सकते हैं यहां तो न्यायिक सक्रियता की बात है। न्यायपालिका अब सक्रिय होकर के लोगों का काम करें। अब तो विद्यार्थियों के पास एकमात्र संसाधन है कि न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए, परीक्षा देता है और सारा कॉपी, सारा जमा पैसा जो है ना लेकर जाकर के वकील को जाकर के अच्छे वकील को रखता है। आप सोचिए सर कि यहां से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील को रखता होगा एक छात्र, तो निश्चित तौर पर उसका कितना बड़ा एक अमाउंट जाता होगा। क्या वो अपने तैयारी पे कंसंट्रेट करेगा या फिर वकीलों को रखने में काम करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन नियम बना रहा है। और जो कोई भी नियम बना रहे हैं ना, मैं तो इतना जानता हूं कि उनका नियम बिल्कुल सही नहीं है। मेरे से पूछिए, मैं 5 लाइन में आपको नियम बताता हूं, 5 लाइन में इन चीजों को माइंड में सेट कर सकते हैं, और ऐसे कीजिए तो नियुक्ति प्रक्रिया आपकी आसान हो गई। इतना पेचीदा करने का क्या आवश्यकता है? पुराने एस्टेट की बात कर लें, जो अभ्यर्थी बीएड कर लिए हैं इतने दिनों में, जिसका 6ठा चरण का नियोजन निकाले हैं, उसका एक सेंट्रलाइज आप सिलेक्शन क्यों नहीं कर लेते हैं? सारे लोगों से आप फॉर्म भरवाइए एक ही जगह, और उसे ऑप्शन मांग लीजिए कि आप 3 जिला ऑप्शन में दीजिए। अगर ऊपर से आपका रैंक अच्छा जनरल में आया तो 3 में से अगर आपको रैंक के आधार पर 3 जिला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लॉटरी के अनुसार आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसको भी संतुष्टि हो जाएगी कि मेरिट के आधार पर हम आए। दूसरा, नए स्टेट में आपका एग्जामिनेशन डेट निकलता है, एग्जाम दिला लेते हैं, बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष परीक्षा हुई है, किसी तरह से कदाचार इसमें नहीं हुई है। और जिस दिन जब रिजल्ट निकलने होता है उसके 3 दिन पहले आकर के आप कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस से क्वेश्चन नहीं था। तो अभी कौन सा आपका सिलेबस है? क्या आपने सिलेबस जारी किया है? आपने पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं किया है। आपकी मंशा ही साफ नहीं है। आपकी मंशा अगर साफ होती ना तो पक्का है कि लोगों को रोजगार मिलता। बिहार में भी अब इस चीज की आवश्यकता है, और बिहार में मैं इन चीजों को देख रहा हूं। पिछले, आप सोचिए सर, 2011 के एस्टेट पास को 2020 तक की नौकरी नसीब नहीं हो पाई है। 9 साल में अब तक वो उस पद पर नहीं पहुंच पाए। अब तो वो और उसके पुत्र दोनों जाकर के फॉर्म भर रहे हैं। बोला कि गार्जियन क्या बोलेगा? गार्जियन क्या बोलेगा? जो अभ्यर्थी वही गार्जियन हो चुका है, अब उसको गार्जियन क्या बोलेगा? जो माजरा चल रहा है ना, वो माजरा नहीं। थोड़ा सा इसे डाटा पर आपको समझा दें कि डाटा क्या चल रहा है। देखिए जरा सा, एस्टेट की परीक्षा आप लेते हैं 18 सितंबर 2019 को, नया एस्टेट की बात कर रहे हैं। 9वीं और 10वीं के लिए 25,270 आप सीट निकाले, 11 12 12,065। बहुत अच्छी बात है, आपने जबरदस्त वैकेंसी निकाला। बहुत लोगों का ये सपना साकार हो गया कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और समाज के विकास में आप मदद भी करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा भी था कि इसका आधार होगा मेरिट, और मेरिट के आधार पर जो टॉप, जैसे 5,000 सीट सोशल साइंस के लिए, 5,000 सीट आपने साइंस के लिए रखा, जो टॉप मेरिट वाले कैंडिडेट जाएंगे तो निश्चित तौर पर जाके स्कूल में बहुत बेहतर पढ़ाएंगे और वहां का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। लेकिन अब कहां आप फिर से अपना एक मॉडिफिकेशन का दौर शुरू कर दिए हैं। उसी बात पर तो काबिज रहते। अब देखिए आप क्या कहिए, इतना सीट का आपने संभावित तिथि 7 नवंबर 2019 को आप कर लिए। उसके बाद बड़े उम्र के लोग को भी लगा कि सर हम लोग भी बीएड कर लें, हम लोग को इसमें चांस मिलना चाहिए। वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट उसको जाकर के अनुमति दे दी कि जाइए। फिर आप अपना डेट बढ़ा करके फिर आप एग्जाम 28 जनवरी 2020 को लिए। कुछ सेंटर पर हंगामा हुआ, कुछ जैसे जो प्रक्रिया आपकी चलती है वो तो चल ही रही थी। 28 जनवरी 2020 को आपने आकर के कहा कि भाई किसी तरह का कोई घालमेल नहीं हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा हुआ। और जिस दिन आपका रिजल्ट निकलने, उसके जिस दिन निकलने वाला था उसके 3 दिन पहले आकर के आप स्थगित करते हैं कि आपका सिलेबस जो है, सिलेबस के अनुसार सवाल नहीं पूछे गए थे।
क्या मामला है भाई, समझ में नहीं आ रहा आपका मामला। और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर जो नियम और नियमन करते हैं, वो रेगुलेशन करते हैं, जो यूपीएससी होल्डर होंगे, वो उनका माइंड तो बिल्कुल चलना चाहिए। उनको तो उनकी सोच तो बहुत बेहतर होनी चाहिए। वो इस बात को सोचे कि कितना सरल उपाय हो सकता है, कितना किसी चीज का, हम किसी चीज को जितना क्लिष्ट करेंगे उतना ही वो पेचीदा हो जाएगा। तो हम साधारण चीजों को क्यों नहीं यूज करें। तो साधारण यूज क्या था कि आप जिस तरह से परीक्षा ले रहे थे, आप 50-54 या फिर जितना भी आपका सीट था, उसके आधार पर एक मेरिट तैयार कर देते कैटेगरी वाइज। और अगर आप कैटेगरी वाइज रेडी कर देते तो उसमें से उससे सिर्फ ऑप्शन मांग लेते कि कौन सा जिला। 3 ऑप्शन में अगर उस कैटेगरी वाइज में मेरिट में आ रहा था, वहां सीट खाली होता तो देते, नहीं होता तो लॉटरी सिस्टम से जाता। यहां जगह मायने नहीं रखता है सर, यहां मायने रखता है कि पहले उसको रोजगार दीजिए। और रोजगार का जो आपने जो चक्रव्यूह बनाया है ना, इस रोजगार के चक्रव्यूह को तो अभी कोई छात्र जो है ना अभिमन्यु की तरह तोड़ने लायक है नहीं, क्योंकि आपका चक्रव्यूह ऐसा ही कि हर चक्र के बाद एक कोर्ट केस फाइन हो जाता है। अभी छठे चरण की योजना थी कि छठे चरण में लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से एक केस फाइल हो गया कि भाई उसके सीटों का जगह नहीं मिला है, आपने तुरंत लेटर निकाल दिया कि स्थगित करो। आप पता करवाइएगा कि छठे चरण का नियोजन का कार्यक्रम कितना बार चला है। मेरे ख्याल से 5-6 बार तो बंद और खुला होगा। मेरी बात को मानिए, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सही माने में अगर आप चाहते हैं कि देश में और आपके अपने राज्य में लोगों का विकास, देश के लिए तो आप बहुत सोचते हैं, मुझे तो पता ही है, किसी तरह का जो परसेंटेज का लाभ अन्य राज्यों को मिल जाता है, चाहे आपके यहाँ के मिले या नहीं मिले, सभी लोगों ने अपना अपना एक बाउंड्री लाइन खींच दिया है। खैर मुझे से कोई आपत्ति नहीं है, इस बात से मैं कोई मामला नहीं रखता हूँ। आज जो मामला है उस मामले से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस को तैयार कीजिए और एक सिंपल एग्जाम, जिसका जो एग्जाम हुआ है और जिस एग्जाम को दे करके, क्योंकि आप क्वालिटी बेस्ड लोगों को ले जाना चाह रहे हैं ना, जब क्वालिटी बेस्ड लोगों को ले जाना चाह रहे हैं तो फिर किस बात को जो आप अगस्त माह में आप निकाल दिए कि भाई नहीं, अब जिसका बीएड और ये दोनों मार्क्स एस्टेट सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाएगा। और तो और आपकी प्रक्रिया को देखिए, आप क्या देख सकते थे ना कि जो परमानेंट एड्रेस या जो जिसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस था, आप उसका सेंटर कहां से कहां पहुंचा दिए। आप बताइए कि जो अभी माहौल चल रहा है, इस माहौल में लोग कैसे कहीं जाकर के अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्या सभी विद्यार्थी इतने लायक हैं कि वो अपना जो है ना कार लेकर के या फिर उस कार के भाड़े को देकर के जाकर के परीक्षा बहुत दूर दूर तक जाकर दे पाए। कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि बगल वाला कहां उसका सेंटर हो सकता है। बहुत ऐसी सूचना है। और जब भी कोई काम होता है तो हर दिन एक डेट पड़ता है, हर दिन कुछ ना कुछ ये बात होती है कि इस पर एक केस फाइल है, इस पर एक केस फाइल है। तो बच्चा क्या है ना कि अब क्या है ना कि ज्यादा आपके चीजों का स्टडी, आपके सिलेबस को कवरेज देने से ज्यादा क्या है कि वो कोर्ट केस का ज्ञान रख रहा है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जितना आप जो आप सब्जेक्ट पर जिसका शिक्षक बनाना चाह रहे हैं, उससे अलावा अगर उससे एडवोकेसी के बारे में पूछिएगा, धारा के बारे में पूछिएगा, केस के पैटर्न के बारे में पूछेगा तो ज्यादा आपको बता पाएगा, क्योंकि उसी दिन में उसका टाइम चला जा रहा है। एक बार तो कम से कम आप अपनी चयन प्रक्रिया को सरल कर लीजिए, आसान कर लीजिए। और जो लोग बैठ करके ये चयन प्रक्रिया को सरल नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इन चीजों पर तो ध्यान रखिए। एक बार ध्यान रखिएगा तो मुझे पता है कि वो सब सारा चीज ठीक होगा। या नहीं तो अगर आपकी मनसा ही है कि लूप हाउस छोड़ना है और इसी बहाने एक केस कोर्ट केस करवा देना है, वैकेंसी के नाम पर हम दिखाएंगे इतना निकाले, लेकिन चयन प्रक्रिया के नाम पर कुछ नहीं होना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब युवाओं का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। अब तक सारे युवा जितने, होता क्या था कि दिल्ली वाले शिक्षक कुछ बोल दिए तो भाई अब बिहार के सब शिक्षक उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये इस बारी का है, बिहार से ये आंदोलन शुरू हो रहा है। ये आंदोलन जो हमने बात किया है, जिस आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, नो जॉब नो वोट, आप इसको सपोर्ट वहां से कीजिए तो मैं समझाऊंगा कि बिहार के इनिशिएशन से आपने भी कोऑपरेट किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इन चीजों पर बात कीजिए। खासकर यहां जो शिक्षक बनने की राह में जो बच्चे खड़े हैं, जो अपना टाइम दे चुके हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं और जिनको अब तक कोई सेंट्रल सिलेक्शन प्रोसीड्यूर उसको नहीं मिल पाया है, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इसका अब यही स्लोगन होगा कि इसको #नो जॉब नो वोट का एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा, ताकि इनको सुनना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से स्पीकअप रेलवे और एसएससी के ट्विटर स्टडी ट्रेंड होने के बाद लोगों की आंख खुली, सबका डेट आना शुरू हो गया। भाई पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले आरआरबी का डेट क्यों नहीं आ रहा था? पहले एसएससी का टियर 3 का कुछ क्यों नहीं आ रहा था?
लेकिन आखिरकार बच्चे जब इस मामले को खुद से रखे तब तो आया। और अब जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को सबसे पहले तो आप क्लियर कीजिए। आप कंफ्यूजन में क्यों हैं? जब सरकार ही कंफ्यूजन में है तो विद्यार्थी कहां से क्लियर कर पाएगा? कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि आप करिएगा क्या, कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होगी। सर आपके पास एक उपाय है, सेंट्रलाइज वैकेंसी कराइए, सेंट्रलाइज लोगों को फॉर्म भरवाइए, सभी जगह घूम घूम करके बिहार दर्शन मत कराइए, हर जिले में जाकर के इस नियोजन में, उस नियोजन में, उस नियोजन में, दिन दिन में जाकर के वो काउंटर जाके कागज बांट रहा है और सबसे पता करवा रहा है, उससे पता करवा रहा है मेरा वहां क्या है, वहां क्या है। एक ही कैंडिडेट का 10 चयन वाले में पहले नंबर पर है, तो कैसे हो सकता है? क्यों इतनी चयन प्रक्रिया आपकी क्लिष्ट है? क्यों इतना कॉम्प्लेक्स आप बना दिए हैं? आप उसको सरल भी तो कर सकते हैं। पूरे बिहार की जो हाई स्कूल का चयन प्रक्रिया उसको सेंट्रलाइज कीजिए, जो प्राथमिक विद्यालय की चयन प्रक्रिया उसको सेंट्रलाइज कीजिए और सभी सेंट्रलाइज में सभी का आवेदन मांग लीजिए और वहीं पर उसका चेक करके उसको जिला आवंटित कर दीजिए। देने की मंशा होगी तो, नहीं तो नहीं देने की मंशा है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि आप पर एक ही चीज लागू होता है, तारीख पे तारीख। ये तारीख और पे तारीख अगर चुनाव के प्रक्रिया में आ जाए ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के बच्चों का दर्द क्या है। आप नहीं समझ सकते। जब उसके गार्जियन उससे सवाल पूछते हैं कि कब तक, तो उसका आंसर होता है कि बस अब एक महीने के बाद हो रहा है। लेकिन वो एक महीना बोलते बोलते वो अब समझ सकते हैं कि 2011 जो 2020 तक पहुंच गया है वो कितने महीने बोला होगा, कितने महीने बोला होगा। कोई आपकी प्रक्रिया सरल नहीं है, इस प्रक्रिया को आप सरल कीजिए। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके इन चीजों का एक बेहतर तरीका से आप सीक्वेंस बनाइए और उन लोगों को शामिल कीजिए जिन्हें प्रक्रियाओं को सरल करना आता हो। उन लोगों को शामिल मत कीजिए इस क्षेत्र में जिन्हें प्रक्रियाओं को सिर्फ उलझाना आता हो। जो प्रक्रियाओं को उलझाएंगे निश्चित तौर पर किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी इस क्षेत्र के स्टूडेंट हैं जो इस क्षेत्र में शामिल हैं, आपका हल्ला बोल होना चाहिए। मैंने आपके लिए आवाज उठाया है और इस आवाज को आप गिरने मत दीजिएगा। इस आवाज को वहां तक पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि गलत क्या है और सही क्या है। चयन प्रक्रिया केंद्रीकृत होनी चाहिए और सभी रूल एंड रेगुलेशन आपका साफ साफ समझने वाला लाइन में होना चाहिए। इन्हें की एकदम क्लिष्ट भाषा शब्द 243 कंडिका नंबर बी, कंडिका नंबर 4, कितना लोग को समझाइएगा कंडिका नंबर ये, कंडिका नंबर वो, कोई नहीं समझता। आप साधारण शब्दों में लिखिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, चयन प्रक्रिया आपकी कैसी होगी। जय हिंद।